नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे लिए एक बड़ा अनुभव का अच्छा दिन है क्योंकि आज मुझे बेस इंफ्रा ने इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में। जैसे कि आपको पता है कि पहले भी मैं बेस इंफ्रा की पॉडकास्ट में आता रहा हूँ, इन्होंने कई बार मुझे इन्वाइट किया है। बेस इंफ्रा के बारे में मैं बता दूँ, ये एक गवर्नमेंट से अप्रूव्ड रेरा रजिस्टर्ड अधिकृत विक्रेता कंपनी है जो रियल इस्टेट में डील करती है। इनके पास एक लंबी अनुभवी इनके कार्यकर्ताओं की टीम है जो इनके साथ मिलके जो भी हमारे ग्राहक हैं उनको प्रॉपर्टी सर्च करने में, प्रॉपर्टी की एक छोटी बारीकी बताने में मदद करती है। और जब प्रॉपर्टी जो खरीदने आ रहा है वो आदमी संतुष्ट हो जाता है, तब उसको ये सारे डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करा के प्रॉपर्टी देते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं बेस इंफ्रा के लिए। इनका इस रियल इस्टेट के प्रॉपर्टी विक्रेता के काम में लगभग 10 साल का अनुभव है। और मुझे बताते हुए खुशखबरी हो रही है कि 17 अगस्त को, इसी आने वाली 17 तारीख को सेंट्रम होटल जो सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ में है, वहाँ पर ये रियल इस्टेट का एक बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं जिसमें काफ़ी नामी गिरामी और रेरा रजिस्टर्ड एलडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज़ की एक शोकेस करेंगे प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तो अगर आप आना चाहते हैं तो उसमें आ सकते हैं। और आज मैं हमारे जो दर्शक यूट्यूब चैनल पे हैं उनके कुछ कमेंट्स के माध्यम से उन्होंने हमसे सवाल पूछे, उनका उत्तर देंगे। और देखते हैं इनके जो बेस के डायरेक्टर हैं मिस्टर अंकित मिश्रा जी, वो भी अगर कोई अपने सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अपनी टीम को हमारे ज्ञान से कुछ और फीड करना चाह रहे हैं, तो मैं उनके सवालों का जवाब भी दूंगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं बेस इंफ्रा के साथ। और आप हमारे सभी जो दर्शक हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा कि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दर्शक इन सवालों का जवाब ले सकें। और अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहा तो बेस इंफ्रा के पोर्टल पर बेस इंफ्रा के साथ मिलकर इस इवेंट में भागीदारी करके एक अच्छी और वैधानिक या लीगल प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। देखते हैं अंकित जी हमसे क्या सवाल करते हैं। अंकित जी बताएं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ऑनरिंग। आपने इतना समय दिया, आपका समय मूल्यवान है और आपका आशीर्वाद हमेशा, एक आप पिता तुल्य हैं, आपने हमेशा एक सही डायरेक्शन देने का काम किया है हमको। हम आपके पास बहुत इनिशियली आए थे और हमने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हम आपके साथ वीडियो बनाना चाहते हैं। तब से लेकर आज तक जब भी मुझे किसी छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है जो मेरे समझ से बाहर है, उसके लिए मैं आपको अप्रोच करता हूं और आप अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहते हैं। ये मेरे लिए एक गर्व का भी विषय है और मैं समझता हूं कि एक अच्छा हाथ मेरे ऊपर है आपका कि जिससे मेरे ज्ञान में कम से कम वृद्धि होती रहती है। अंकित जी, ये आपका स्वभाव है और आपकी मेहनत और सबसे बड़ी बात आपकी जो ईमानदारी है वो हमारे इस बॉन्ड को बनाए हुए। जो आदमी ईमानदार है वो कभी डिटैच नहीं हो सकता। जी, तो आज हम खुद भी अपने चैनल पर Q&A करते हैं जहाँ पर जैसे 10 दिन 15 दिन हो गया और फिर अगर आप लोगों के जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम लोग एक एपिसोड करते हैं जिसमें हम सारे प्रश्नों का आंसर देते हैं। तो उसी सेम तर्ज पे आज वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके बीच में लेकर बैठा हुआ हूँ। जो आपने सर के चैनल पे कमेंट किया है, सर अधिकतम कमेंट को खुद रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बट एक वीडियो के फॉर्मेट में डिटेल्ड एनालिसिस भी आज आपको यहाँ पे बेस इंफ्रा और जय सर के सानिध्य में आपको मिल जाएगी। तो सर सबसे पहले एक मोहम्मद अलीम जी हैं, उनका क्वेश्चन है कि सर प्लॉट वाली ज़मीन का क्या रेट दे देंगे BKT में? मतलब शायद इनका कोई प्लॉट होगा और उसको ये बेचना चाह रहे हैं, चाहे इनका नॉर्मल ग्रुप वो वाला प्लॉट हो, एग्रीकल्चरल प्लॉट हो, वो बेच रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि प्लॉटिंग का क्या रेट दे देंगे ज़मीन में। अंकित जी, इनका सवाल ऐसा नहीं है जैसा आपने समझा। इनका सवाल ये है, हमने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि BKT में नेमिष नगर नाम से LD एक अपनी योजना लाने वाला है। तो इनका सवाल ये है कि नेमिष नगर योजना जब आएगी तो LD इसमें जो प्लॉट्स काटेगा उन प्लॉट्स का क्या रेट हो सकता है, इनका ये सवाल है। अच्छा, तो इसका उत्तर ये है कि देखिए, जब तक जमीन का एक्विजिशन पूरा नहीं हो जाता, उनके डेवलपमेंट के एस्टिमेट नहीं बन जाते, उस समय रेट एस्केलेट करते हैं जी, और पूरा उसकी कॉस्टिंग नहीं हो जाती, तब तक रियल रेट बताना तो संभव नहीं है जी। लेकिन सामान्य अनुभव जो मेरा कहता है, जो ग्रोथ परसेंटेज ईयर बाय ईयर चलता रहता है, तो ये 50,000 से 60,000 रुपया पर स्क्वायर मीटर LDS का आवासीय भूखंड का रेट रख सकता है। अच्छा। और कॉमर्शियल भूखंड का रेट आवासीय से डबल होता है, तो संभावना ये कि आप इसको दोगुने में कॉमर्शियल समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है धर्म गुप्ता जी का, जिन्होंने पूछा कि हेलो सर, अगर किसी बिल्डर ने कृषि भूमि पर प्लॉटिंग किया है तो उसको लैंड यूज बाद में चेंज हो सकता है? कोई सोल्यूशन है क्या लेआउट अप्रूवल का इफ लैंड एरिया इज मोर देन 15 बीघा? अंकित जी या हमारे धर्म गुप्ता जी, उनको मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा
कि अगर किसी ने अवैध प्लॉटिंग कर ली है, लैंड यूज चाहे उसका एग्रीकल्चर है या रेजिडेंशियल भी है, तब भी वो कॉलोनी बाद में भी रेगुलराइज नहीं हो सकती है, क्योंकि लैंड यूज चेंज करने का तो संबंध सिर्फ उस समय है जब आप प्रपोजल के लिए कोई ज़मीन ला रहे हैं, प्रस्ताव पास कराने के लिए, उसमें कोई प्लॉटिंग अवैध रूप से हुई नहीं है। जब अवैध प्लॉटिंग हो गई है तो अवैध प्लॉटिंग को रेगुलराइज करने के लिए अलग गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट जारी करती है, और खाली प्लॉट पे लेआउट पास करने के लिए बिल्डिंग बायलॉज के और मास्टर प्लान के नियमों का पालन करना होता है। तो अवैध कॉलोनी को नियमित करने का वर्तमान में सरकार के द्वारा कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है जो वर्तमान में प्रभावी हो, इसलिए अवैध प्लॉटिंग को रेगुलाइज नहीं किया जा सकता है, ना ही उसका लैंड यूज कृषि से आवासी हो सकता है। अच्छा सर, इसी में मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई और वीडियो देख रहा है तो आप एक सिंपल इसकी मतलब अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं और आप अधिकृत और इस परेशानी में नहीं फंसना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि यही 3 स्टेप हैं देखने के। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि वो उसका जो बेसिक लेआउट है, जो उस पूरी ज़मीन का 10 बीघा, 15 बीघा, 50 बीघा, 20 एकड़, 25 एकड़, उसका लेआउट अप्रूव्ड है कि नहीं है, और अप्रूव्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। भाई अगर प्लान्ड एरिया में है तो LDA हो गया, आवास विकास हो गया, आपका आवास विकास हो गया, LDA होगा, यूपी सीडा में कुछ हाउसिंग जो लैंड जोन्स हैं वो हो गई, और अनप्लान्ड एरिया में है तो जिला पंचायत या आवास विकास आवास विकास के अंतर्गत टाउन प्लानिंग के अंदर वो मैप अप्रूव करा सकता है। तो एक मैप अप्रूवल आप देख लें। दूसरा, रेरा से उसका नंबर मिलता है, यूपी रेरा PRJ, तभी उसको बेचा जा सकता है। और तीसरा, अगर उसमें गवर्नमेंट की कोई बैंक लोन जो कि एक लेटर स्टेज पे है तो इन्वेस्टरों के लिए बहुत कारगर नहीं होगा, बट एंड यूजरों के लिए अगर बैंक लोन भी है तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये 3 ऐसे फैक्टर हो जाते हैं जो एक बेसिक कॉमन आदमी देख के मुझे लगता है सीख सकता है। अगर मैं इसमें कहीं गलत हूं तो आप प्लीज इसको करेक्ट। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। फिर मैं ब्रीफ कर देता हूं और थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं जी। आपको सिर्फ एक बात देखनी है पहले नंबर कि उस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट में कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं, वो प्रोजेक्ट संबंधित कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो वहाँ से होना चाहिए, जिला पंचायत है तो वहाँ से होना चाहिए। नंबर 2, प्रोजेक्ट जब अप्रूव्ड हो जाता उसके बाद रेरा की प्रोसेस शुरू होती है। अप्रूव्ड लेआउट जब रेरा ऑफिस में जमा किया जाता है तब उसमें रेरा का रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो प्रोजेक्ट रेरा से रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। बिना रेरा में रजिस्टर कराए कोई भी प्रोजेक्ट में कोई भी प्लॉट नहीं बेचा जा सकता है। बस यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि कुछ बिल्डर रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं अपने प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की बात हो रही, वो अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वही दिखा देते हैं अलॉटी को या खरीदने वाले ग्राहक को कि सर रेरा PRM, हाँ कि ये हमारा रेरा रजिस्टर्ड है। लेकिन उसमें आपको समझदारी दिखानी है। आपको ये कहना है कि भाई प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन दिखाइए, और जब प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा तो आप रेरा की वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट भी देख सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट खुल जाएगा और सारी लीगल वैल्यूज आपको पता लग जाएंगी। और इसका शॉर्टकट ये भी हो सकता है कि आप 17 तारीख को आ जाइए होटल सेंट्रम में, तो वहाँ पर जितने भी LDA अप्रूव प्रोजेक्ट हैं वो हम लोग खुद ही बना रहे हैं। वहाँ पर हमने आप लोगों के लिए एक VR एक्सपीरियंस भी रखा है। तो हमने जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें आप 20-20 किलोमीटर हर इंडिविजुअल साइट जाएं और विजिट करें। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। बट मान लीजिए कई बार अगर आपको खुद कॉल लेनी है और आप उस एरिया को जानते हैं, जैसे आप देवा रोड के आसपास टेल्को को जानते हैं, बट वो स्पेसिफिक लैंड आपने नहीं देखी है, तो उसके लिए हम उस दिन VR लगा रहे हैं। आप वहाँ पर आएंगे, VR लगाएंगे और हम आपको पॉलिटेक्निक से उस देवा रोड की उस टाउनशिप तक उस VR के थ्रू आपको लेकर जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम ऐसा मानते हैं कि ब्रोकर हमेशा बायसनेस कहीं ना कहीं आ जाती है, और कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बायसनेस नहीं आती है। तो हम एक AI को हमने ट्रेन किया है, चैटबॉट हम बना रहे हैं। उस चैटबॉट के थ्रू आप अपनी जो आपको चाहिए वो आप उसमें डालेंगे और वो बिना बायसनेस के आपको ये बताएगा कि ये प्रॉपर्टीज आप जाकर देख सकते हैं। तो उसमें मेरा रोल या किसी भी ब्रोकर का रोल नहीं रहेगा। वो प्लीज 100% कॉन्फिडेंट चीज वहां पर आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, ये बात अंकित जी ने बहुत बढ़िया बताई। देखिए, आपको अल्टीमेटली खरीदने से पहले साइट देखना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। लेकिन आप वर्चुअल टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख सकते हैं, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। आप देख के निर्णय ले सकते हैं, और जब आपका निर्णय टेंटेटिव हो जाए फिर आप साइट देख के ले सकते हैं। करेक्ट है, तो मेहनत बच जाएगी आपकी। दूसरा है सर रिफ्लेक्ट आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर्स का। सर नमस्ते सर, LDA की लेआउट फीस, कवर्ड एरिया फीस, बाउंड्री वॉल फीस बता दीजिए। दोस्तों, आपने नक्शे पास कराने के समय लगने वाली शुल्कों के बारे में बात की है इस कमेंट में। तो मैंने कौन कौन से शुल्क लगते हैं इसके संबंध में अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है,
और आज की डेट में लखनऊ विकास प्राधिकरण में जो शुल्क लिए जा रहे हैं उनके संबंधित लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जारी एक आदेश की प्रति भी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में सारे शुल्क बताना संभव नहीं है, शुल्कों की संख्या काफ़ी है। आप हमारे वीडियो को और लिंक में जाके पूरा ऑर्डर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है सर इसी जो है इस पे अमन सिंह जी ने पूछा हुआ है, ये शायद हमारे चैनल पे था, तो क्योंकि आज हम सिर्फ जितने भी क्वेश्चन आप हमारे चैनल पे बेस इंफ्रा का यूट्यूब चैनल है, आप जय कुमार तिवारी जी के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे कमेंट करते हैं, तो एक कमेंट ये था कि इफ़ इलीगल प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड एट 1500 रुपये, ठीक है, वाई द अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज आर सोल्ड एट 5000-6000 रुपये, इवन इफ यू इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर रोड एंड बेसिक एमिनिटीज इट शुड गो हार्डली अप टू 2500-3000। बेसिक मूलतः ये जानना चाह रहे हैं कि अनअप्रूव प्रॉपर्टी 1500 रुपये की बिक रही है और अप्रूव प्रॉपर्टी इतनी महंगी क्यों हो जाती है? देखिए, अप्रूव्ड प्रॉपर्टी महंगी होने के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब प्रॉपर्टी कोई अप्रूवल में जाती है तो उसमें मानक के अनुसार ग्रीन एरिया छोड़ना पड़ता है, पार्क छोड़ने पड़ते हैं, रोड की चौड़ाई निर्धारित है मानक के अनुसार वो छोड़नी पड़ती है। इसके अलावा सामुदायिक सुविधाओं के लिए जो यूटिलिटीज़ हैं उनके लिए भी इस जगह छोड़नी पड़ती है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, पुलिस स्टेशन हो, पोस्ट ऑफिस हो। और जो सड़कें बनाई जाती हैं वो सड़कें भी गवर्नमेंट के मानक हैं, उनके अनुसार उनकी थिकनेस रखी जाती है, चौड़ाई रखी जाती है, ब्लैक पेंटेड सरफेस रखी जाती है, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ये उसके निर्माण की लागत में है। और अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट, उसके अप्रूवल में गवर्नमेंट के शुल्क भी हैं, जैसे एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज है, सब डिवीज़न चार्जेज है और डिफरेंट टाइप के चार्जेज हैं। वो सब चार्जेज भी जब जमा होते हैं तो उसकी जो इनबिल्ट वैल्यू है शुल्क जमा कराने की और कंस्ट्रक्शन करने की, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, वो उस पर और जुड़ जाती है ज़मीन की कॉस्ट में। और आप समझ सकते हैं जब इतना पैसा जुड़ जाएगा तो कीमत उसकी अल्टीमेटली 2 से 3 गुनी बढ़ी जाएगी। जी। इसके बाद सर, एग्रीकल्चर लैंड पर बिना लैंड यूज चेंज करवाए क्या स्कूल या बिल्डिंग बना सकता हूँ? हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये सुविधा नए बिल्डिंग बायलॉज में आ गई है, क्योंकि बिल्डिंग बायलॉज अब इस बार केवल इंडिपेंडेंटली बिल्डिंग बायलॉज ही नहीं आया है, गवर्नमेंट ने इसके साथ जॉनिंग रेगुलेशंस भी दिए हैं और कंपाउंडिंग बायलॉज भी साथ में इनकॉर्पोरेट किए हैं। अच्छा, तो जॉनिंग रेगुलेशंस क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझिएगा। जॉनिंग रेगुलेशंस वो सुविधा है जो किसी मूल भूपयोग में उस भूपयोग के अलावा उसकी इंसिलरी या अनुषांगिक क्रियाएं भी अनुमन की जा सकती हैं, जो कि अगर जॉनिंग रेगुलेशंस में प्राविधान ना होता तो ये लैंड यूज चेंज करा के किया जा सकता था। अब जॉनिंग रेगुलेशंस भी बिल्डिंग बायलॉज के साथ लगा दिया है। तो इसमें पहले भी था लेकिन उसमें कम सुविधाएं थी जो अनुमन थी। अब अधिकांश सुविधाएं बिना लैंड यूज कराए भी अनुमन हैं। तो जैसे आपने पूछा है कि एग्रीकल्चर लैंड में क्या स्कूल बनाया जा सकता है, बिल्कुल। नए बिल्डिंग बायलॉज में जॉनिंग रेगुलेशंस के प्रावधानों के अंतर्गत आप एग्रीकल्चर लैंड यूज में भी स्कूल बना सकते हैं। उसमें जॉनिंग रेगुलेशंस के अंतर्गत जो प्रभाव शुल्क है वो आपको जमा कराना पड़ेगा और कुछ जो हमारे एफआर और कवरेज है उसमें थोड़ा कम एफआर और कवरेज जॉनिंग रेगुलेशन से क्रियाएं अनुमन कराने में मिलता है, लेकिन फिर भी आप करा सकते हैं और काफ़ी आपको कंस्ट्रक्शन एरिया फिर भी काफ़ी मिल जाएगा जो आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक। एक और क्वेश्चन है सर, व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ प्लॉट जो गोमती रिवर बंधा वेलनेस सिटी के बीच में आ रहे हैं बट वेलनेस सिटी का पार्ट नहीं है, उनका भविष्य क्या है? ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शहर के बीच में आने वाली जो लैंड है उसकी बात हो रही है। देखिए, जो हमारे वेलनेस सिटी में नहीं आ रही है, बंदा की जो लैंड है उसमें नहीं आ रही है, उसके अलावा जो ज़मीन है। सर, इसमें एक चीज़ और पूछना चाहेंगे हम लोग कि क्या वेलनेस सिटी के अंदर जितने भी घाटा संख्या आ रहे हैं, जो भी लैंड आ रही है, उसका रिकॉर्ड आ चुका है? वेलनेस सिटी के अंदर जितने घाटा आ रहे हैं उन सबका रिकॉर्ड एलडीए के पास उपलब्ध है। अच्छा। और उनके एक्विजिशन की क्रियाएं लगभग अंतिम चरण में हैं, बट वो पब्लिक डोमेन में नहीं। पब्लिक डोमेन में जब तक क्रिया पूरी नहीं हो जाएगी तब तक नहीं आ सकती। लैंड रिक्वायर्ड हो जाएगी उसके बाद ही पब्लिक डोमेन में आएगा। लैंड एक्विजिशन के बाद उसका लेआउट बनाया जाएगा और लेआउट को फिर रेरा में रजिस्टर कराया जाएगा और रेरा में रजिस्टर होने के बाद ही वो पब्लिक डोमेन में आती है। अच्छा, तो इनके सवाल का उत्तर अभी अधूरा है। इन्होंने ये पूछा है कि जो वेलनेस सिटी के अलावा ज़मीन है उनका क्या होगा, सवाल ये था। जी। तो वेलनेस सिटी के अलावा जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनें प्राइवेट ज़मीनें हैं और उन पर कोई लेआउट स्वीकृत नहीं कराया गया है, तो उन पर किसी भी निर्माण की अनुमति तब तक नहीं मिल सकती है जब तक उसका लेआउट अप्रूव ना हो जाए। लैंड यूज कुछ भी हो सकता है, आवासीय लैंड यूज भी हो, तब भी उसका अप्रूवल जरूरी है। चूँकि बिना
लेआउट अप्रूव कराए वहाँ प्लॉटिंग की जा रही है वो अवैध है और उसका भविष्य खतरे में, उनको ध्वस्त किया जा सकता है। ओके अब हम लोग बढ़ते हैं सर अपने रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड की तरफ, जो कि बायलॉ से ही संबंधित होंगे। बेसिकली एक शॉर्ट में हम कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके जवाब आपसे मांगेंगे और वो अधिकतम हम क्विक रखेंगे रैपिड फायर राउंड में, ताकि सारे जो व्यूअर्स हैं उनको फटाफट हमारे सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। यस। तो नए बिल्डिंग बायलॉज में सर 100 मीटर में पहले क्या कर सकते थे और अब क्या अपॉर्चुनिटीज आई हैं? देखिए, नए बिल्डिंग बायलॉज में 100 वर्ग मीटर तक के जो आवासीय भूखंड हैं वो 2 तरह के भूखंडों पर अब निर्माण के लिए आपको नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, ₹1 रजिस्ट्रेशन फीस जमा होगी और निर्माण करने की अनुमति से संबंधित सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करके निकाल सकते हैं और निर्माण कर सकते हैं। अब इसमें कैटेगरी बताते हैं, वो कैटेगरी जिनकी लेआउट पास है वही 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड है जिनके लिए ₹1 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, 300 मीटर के प्लॉटों में क्या अंतर है, क्योंकि दूसरा बड़ा साइज यही होता है। और अब ग्रुप हाउसिंग कितने बड़ा प्लॉट हो तो उसमें मल्टी ड्वेलिंग यूनिट बना सकते हैं? पहले आपका 300 मीटर माला बताते हैं। देखिए, जो हमारे स्वीकृत लेआउट हैं उसमें पुराने बिल्डिंग बायलॉज में 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों पर आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट से ही नक्शा पास हो जाता था। अब इस नए बिल्डिंग बायलॉज में 300 स्क्वायर मीटर तक के आवासीय भूखंडों की लिमिट बढ़ा के 500 वर्ग मीटर कर दी गई है। अब 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 200 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंडों के लिए आपको नक्शा पास कराने की प्राधिकरण के अधिकारियों से ज़रूरत नहीं है। आर्किटेक्ट ही नक्शा अपलोड करेगा, उसमें आपकी डिमांड जनरेट हो जाएगी, आप शुल्क जमा करा दीजिए और आर्किटेक्ट के द्वारा ही पोर्टल से आपका सर्टिफिकेट जनरेट होकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पर्सनल अनुभव से शहर के अंदर कमर्शियल ज़मीन ढूंढ लिया जाए या आउटर रिंग रोड या जो नए योजनाएं आ रही हैं वहाँ पर कोई रोड पे प्लॉट खरीदा जाए और बाद में उसका लैंड यूज़ या उसको कमर्शियल के तरीके से यूज़ किया जा सकता है? नहीं, देखिए, लैंड यूज कॉमर्शियल कराना कठिन काम है, ये नहीं हो सकता है। हाँ, जो ज़मीन आप खरीदना चाह रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका लैंड यूज आज क्या है नए मास्टर प्लान में, और फिर उसका जोनिंग रेगुलेशन देखना चाहिए कि जोनिंग रेगुलेशन में इस ज़मीन का जो लैंड यूज आज मास्टर प्लान में उसमें जोनिंग रेगुलेशन के अंदर कौन सी क्रिया अनमन हो सकती है। अगर उसमें कॉमर्शियल क्रिया अनमन हो सकती है तो आप ले सकते हैं, या संबंधित लैंड यूज में जो क्रिया अनमन है वही प्लॉट आपको लेना चाहिए। अच्छा सर, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो जोनिंग के बारे में, या अगर किसी को जानना है जोनिंग के बारे में कि उसका जो प्लॉट खरीद रहा है वो कौन से जोन में आ रहा है तो कैसे चेक करें? इसके लिए आपको विकास प्राधिकरण के जिस भी शहर में संबंधित विकास प्राधिकरण के ऑफिस जाना पड़ेगा कि वहीं जोन का डिस्ट्रीब्यूशन है, और जोनिंग रेगुलेशंस की जानकारी भी आपको विकास प्राधिकरण के प्लानिंग सेक्शन से ही मिलेगी। क्या पहले जो हाउसिंग बोर्ड थे और अब के हाउसिंग बोर्ड हैं उनके टेक्नोलॉजी में कोई अंतर आ रहा है? हाउसिंग बोर्ड तो एक विभाग है जो पूरे प्रदेश में अपनी कॉलोनियाँ बनाता है। टेक्नोलॉजी में ऐसा सच कोई अंतर नहीं आया है। पहले भी ऑनलाइन सारे नक्शे पास होते थे, प्रॉपर्टी बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होते थे, आज भी वही हो रहा है, कोई विशेष अंतर नहीं है। अच्छा, क्या जो नॉर्मल जैसे रेरा अप्रूव प्रॉपर्टी है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है लॉयर की, बट अगर वैसे ही कोई प्लॉट खरीदने जा रहा है तो लॉयर हायर करना चाहिए या कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मेरे पास मेरे चैनल के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से लगभग 10 लोग रोज़ ये सवाल करते हैं। देखिए, इस समय प्रॉपर्टी की जो गवर्निंग है पूरे प्रदेश में, अगर विकास प्राधिकरण आवासीय या हमारे हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर है तो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 लागू है, और अगर इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर है तो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 लागू है। ये दोनों एक्ट किसी लायर को किसी वकालत में नहीं पढ़ाए जाते, इसलिए वकील के पास जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन एक्ट को जानने वाले कोई अगर अधिकारी हैं, कोई फोरम है, वहाँ आप जा सकते हैं, और अगर मेरे पास आना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद इसमें कर सकता हूँ। धन्यवाद सर, आज आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया हमें। आपको भी मैं यहीं दोबारा इनवाइट कर रहा हूँ, 17 अगस्त को वहाँ रहना है। थैंक यू। कुछ समय वहाँ देना है आपको, और आप सब लोग भी प्लीज़ 17 अगस्त को वहाँ जरूर रहिए, और हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ में जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उनको हम अपने अगली सीरीज़ में हम अगले दोबारा फिर बैठें और उनको दोबारा से फिर से उन सारे प्रश्नों का आंसर। बिल्कुल, आपने हमें अपने इवेंट के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आशा ये रखूँगा इवेंट में हमें आप कुछ और सिखाएं ताकि मैं पब्लिक को उसका ज्ञान दे सकूँ। आप भी सिखाएंगे, मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखिए, दोनों लोग मिलकर सीखते हैं वहाँ पर। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 17 अगस्त को जो सेंट्रम होटल में बेस इंफ्रा की
इवेंट होने वाली है, इस इवेंट में मैं भी मौजूद रहूँगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे मेरे साथ मिलके आमने सामने भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवाल हल हो जाएं और प्रॉपर्टी जो आप लेना चाह रहे हैं वो भी आपकी सॉल्व हो जाए वहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।